जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, हम बात करने वाले हैं आज हम फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षा का जो कि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 21 अगस्त को। ठीक है, एक पाली में है। आपको पता है इसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल होगा क्योंकि यहाँ से आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे? हिंदी एवं लेखन योग्यता से। तो इसी के लिए हम लेकर के आ रहे हैं हिंदी का टेस्ट, और ये आज का ये दूसरा टेस्ट होगा। ठीक है, दूसरा मॉक टेस्ट होगा। पहला हमने कराया था, बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा उसका आंसर दिया। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी अपने प्रीवियस ईयर पेपर के लिए जानी जाती है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पेपर को रिपीट करती रहती है। ठीक है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है होने वाले 21 अगस्त के एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो एक काम कर सकते हैं आप बहुत ही कम समय में। साथियों, एक हमने ये बनाया है क्विक रिवीजन का यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षा क्विक रिवीजन सीरीज। इसमें आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे और आपका बहुत कुछ रिवीजन हो जाएगा। तो इसे जाकर के आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा साथियों एक ये प्ले लिस्ट है हिंदी का, क्योंकि हिंदी 80 नंबर की आएगी, जिसमें हमने पढ़ा रखा है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वन रक्षक के लिए बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ा है। जिस टॉपिक में, देखिए ये नहीं कहूँगा पूरा पढ़िए, जिस टॉपिक में अभी भी आपको दिक्कत हो रही है हिंदी के, जा करके यहाँ से आप उसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पत्र लेखन भी हमने पढ़ाया है, यहाँ से पत्र लेखन की भी क्लास आप लेकर के एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही एकदम किए हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका वीडियो का, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो। देखिए वीडियो का पेपर एक अपना अलग ही लेवल का पेपर था। तो इसी से हम देखेंगे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। इसमें दोस्तों आपके पत्र लेखन से भी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके। तो देखिए क्या है कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को, या फिर प्रधानाध्यापक जी को, या फिर शिक्षा अधिकारी। देखिए शिक्षा संबंधी होगा तो हम शिक्षा अधिकारी को लिखेंगे। ठीक है, स्कूल से संबंधित होगा प्रधानाध्यापक को लिखेंगे, और प्रधानमंत्री जी को हम नहीं लिखते हैं साथियों। ठीक है, तो किसके लिए? देखिए मच्छर का प्रकोप होगा तो आपको मलेरिया, डेंगू, ऐसे चिकनगुनिया जैसे बीमारी होंगी, तो आप किसको लिखेंगे? तो ये संबंधित है स्वास्थ्य अधिकारी से। किससे संबंधित दोस्तों? तो स्वास्थ्य अधिकारी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए बहुत बार हमने पढ़ाया है कि भैया कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। दोस्तों आपको बता दें कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र बोले जाते हैं। हमारा स्वर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपसे यहाँ पूछ सकता था कि व्यंजन क्या होता, तो आपसे बताना होगा। देखिए कभी पूछेगा कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तब आपको व्यंजन बताना। देखिए व्यंजन क्यों स्वर, देखिए व्यंजन जो होते हैं वो बिना स्वर के बोले नहीं जा सकते। देखिए व्यंजन हमारे का से ज्ञा तक होते हैं। देखिए का अगर आप बोलेंगे ना तो का में आपका छोटा आ जरूर होगा, यानी बिना स्वर के हम कोई भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। तो जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोलाते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देखिए विसर्ग क्या होता है? विसर्ग दोस्तों ये अयोगवाह होता है। विसर्ग मतलब क्या होता है? आहा। ठीक है, और आपको बता दें कि अयोगवाह की संख्या 2 होती है, विसर्ग और अनुस्वार। तो ये भी याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए, और स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है हमारे स्वरों की संख्या। 2 होते हैं विसर्ग, और दोस्तों व्यंजन मुख्यतः दोस्तों 33 होते हैं। ठीक है, और संज्ञा के भेद हम बता चुके हैं 5 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ई बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो आपको पता होगा इचु यसा नाम तालु। क्या? इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। देखिए यानी कि ई बड़ी ई, चू वर्ग चा वर्ग वाले, यानी चू से चा वर्ग वाले, चा छा झा इया। ठीक, और या से यग और शा से सीटी वाला, ये सभी के सभी क्या होते हैं? तालब्ध होते। तो इचु यसा नाम तालु, इसको याद कर लेना तो तालु हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या? अकुह विसर्गनीय नाम कंठा। अकुह विसर्गनीय नाम कंठा, यानी जो भी हो गए छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग वाले यानी का, खा, घा, अंगा। ठीक, हा, और दोस्तों विसर्ग, विसर्ग मतलब आहा, ये सभी कंठ हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे, वो हमने वर्णमाला में पढ़ाया है। तो बिल्कुल सही इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा तीसरे का? तो सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, तालब्य होंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? देखिए एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। जैसे कि देखिए आपका लिखा गया का
और प्लस आ। दोस्तों इसमें देखिए एक चीज बताएं कि एक से अधिक वर्णों के मेल को हम दोस्तों व्यंजन ही बोल सकते हैं, ठीक है, अक्षर भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्वर नहीं बोलेंगे। देखिए स्वर नहीं बोलेंगे, ठीक है, वहाँ तो आपको समझना होगा। तो देखिए आयोग ने इसका आंसर सही क्या माना था, तो अक्षर माना था, ठीक, अक्षर जिसका क्षरण ना हो, ठीक है। तो आप जिसे का लिखते हैं, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोग ने दोस्तों इसका आंसर क्या माना था, अक्षर माना था, ठीक है। यहाँ तक कि दोस्तों व्यंजन भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए व्यंजन जो होता है उसके अंदर स्वर जरूर होता है, तो का और प्लस आ, मतलब एक से अधिक वर्ण मिलेंगे तभी व्यंजन बनेगा, जबकि स्वर दोस्तों एक से ही बन जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। मगर दोस्तों इसका सही आंसर क्या माना गया था आयोग द्वारा, तो आपका ए नंबर, ठीक, अक्षर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वर संधि किसमें है। देखिए पुस्तक धन आलय क्या हो जाएगा दोस्तों, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, ठीक है, पुस्तक प्लस आलय दोस्तों पुस्तकालय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से छोटा आ और यहाँ से बड़ा आ मिलके दोनों क्या होगा, दीर्घ हो गए, यानी यहाँ पे क्या कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, यानी हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सदगति, सतधन गति, सतधन गति दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका व्यंजन हो जाएगा। देखिए दिग्धन गज, दिग्धन गज, देखिए दिग्गज कैसे, दिग्दर्शन, देखिए दिग्दर्शन किससे होगा, तो दिग्धन दर्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, दिक और प्लस दर्शन, है ना, दिग्दर्शन हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका व्यंजन होगा। उत्धन ज्वल क्या होगा, उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल ये भी आपका व्यंजन संधि होगा। तीनों क्या है, व्यंजन है दोस्तों। मगर आपका पुस्तकालय ये स्वर संधि है, स्वर संधि में कौन सा है, तो दीर्घ स्वर संधि। चलिए अगला देखते हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें, दोस्तों गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, देखिए गगन को चूमने वाला। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं तो यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप पाया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका तत्पुरुष समास, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। और आपको बता दें कि कर्मधारय से बिल्कुल अच्छे से याद रखें दोस्तों, कर्मधारय का क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष का संबंध होगा, विशेषण विशेष का, या फिर दोस्तों उपमेय उपमान का संबंध होता है। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से पूछा था, कई बार पूछा था, ठीक है। द्विगु में क्या होगा, पहला शब्द संख्यावाची होगा। और अव्यय भाव एकमात्र ऐसा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। चलिए अगला है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। साथियों अपशब्द क्या होता है, अपशब्द यानी गलत भाषा ना, तो आप पता होना अपशब्द क्या होता है, तो अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। देखिए व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, देखिए विशेषण बिल्कुल नहीं, विशेषण तो है नहीं, संज्ञा भी नहीं है और अव्यय भी नहीं। दोस्तों आपको पता है इसमें अपशब्द में उपसर्ग लगा अप, है ना, शब्द के आगे उपसर्ग लगा है, क्या है, अप, है ना, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उपसर्ग है, ठीक है। क्या है, रेखांकित शब्द में क्या लगा है, तो उपसर्ग है, ठीक। अप क्या है, उपसर्ग लगा है शब्द में, ठीक है। चलिए अगला है, अफसोस नहीं जा सका। दोस्तों मैंने पहले कई बार बताया है कि जहाँ कहीं भी ये लगा होता है तो वो दोस्तों आपको विस्मादि बोधक होता है। मगर यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि विस्मादि बोधक के अंतर्गत भी पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए अफसोस मैं नहीं जा सका। दोस्तों कहीं कोई मर गया होगा तभी बोलते नहीं अफसोस मैं नहीं जा सकता, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं शोक सूचक अव्यय की बात की जा रही है। किसकी दोस्तों, शोक सूचक अव्यय की बात की जा रही है। चलिए अगला देखते हैं। 9th नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचाने। तत्सम मतलब संस्कृत, देखिए तत्सम मतलब संस्कृत और तद्भव मतलब हिंदी, ठीक है। तो तत्सम शब्द को पहचानना है, कोयल, कुक्कुर, लाख और भीतर। तो साथियों आपको पता होगा कि यहाँ पर कुक्कुर मीन्स क्या है, ये दोस्तों आपका संस्कृत कुत्ता है ना, तो कुक्कुर आपका क्या है, यही तत्सम शब्द है। तो यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या, बी नंबर, ठीक है। चलिए 10th देखते हैं। यहाँ पे आपको तद्भव शब्द पहचाना है, यानी हिंदी वाला शब्द पहचाना है, आलस, कुष्ठ, अंधकार और उल्लास। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी वाला शब्द क्या होगा, आलस। देखिए आलस का होता है आलस्य, क्या हो जाता है, आलस्य हो जाएगा। तो आलस दोस्तों क्या है, यही आपका तद्भव यानी कि हिंदी वाला शब्द है, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है कि देखिए निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम को पहचाने। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा था, अर्ध तत्सम। देखिए जो तत्सम और तद्भव बीच की कड़ी होते हैं उनको अर्ध तत्सम कह देते हैं। दोस्तों यहाँ पे कौन सा, दई, ठीक है, दई दोस्तों ये क्या है, अर्ध तत्सम। देखिए रात्रि क्या है, तत्सम है, बच्चा दोस्तों तद्भव है, कान क्या है, तद्भव है, तो अर्ध तत्सम क्या हुआ दोस्तों, तो आपका दई शब्द क्या है, अर्ध तत्सम है, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। यहाँ पर विदेशी शब्द क्या है, तो आपको पता है जो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द बोल देते हैं। तो आपको पता होगा ग्लास, देखिए ग्लास अंग्रेजी का शब्द है ना, ग्लास क्या है, अंग्रेजी शब्द, यानी कि यही क्या है आपका विदेशी शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विदेशी शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देखिए निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। कौन सा इसमें संज्ञा है, ठीक है, विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है आपको। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अनुशासन क्या होता है, अनुशासन दोस्तों ये क्या है, संज्ञा है, ठीक है, अनुशासन, ठीक है। चलिए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अनुशासन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, आपकी राह सब देख रहे हैं ना, आपकी सब राह देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो बिल्कुल अच्छा बताइएगा। देखिए आपकी राह सब देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपकी राह सब देख रहे हैं, देखिए इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा या संबंधवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और निजवाचक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और हमने बताया था कि सर्वनाम की कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है, 11 होती है, और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। देखिए विशेषण क्या होता है, जो किसी के आगे लग जाता है ना, किसी विशेषता बतलाएगा वही तो विशेषण होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए मजहब है ना, नैतिक मूल्य। देखिए मूल्य के आगे अगर किसी शब्द के पीछे कोई शब्द लग जाता है तो मान लीजिए वो आपका विशेषण पहचानने का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, ठीक है। देखिए नैतिक मूल्य है ना, नैतिक जीवन, नैतिक शास्त्र, तो देखिए नैतिक के पीछे कोई ना कोई चीज लग जाएगा, इसीलिए दोस्तों नैतिक क्या हो जाएगा, यही विशेषण शब्द होता है, ठीक है। चलिए अगला है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत। देखिए धीरे धीरे क्या है, देखिए उसे धीरे धीरे लिखने की आदत। देखिए लिखना क्या होता है आपको पता होगा, ये क्या है, क्रिया है। लिखना क्या है, क्रिया है। और क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे। दोस्तों आपको पता है जहाँ पे क्रिया की कोई विशेषता बतलाता है तो वहां पे आपका क्रिया विशेषण हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लिखा तो रहा है मगर कैसे लिख रहा है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका क्रिया विशेषण होगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 16 का। चलिए अगला देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह पढ़ता है लेकिन बहुत बात भी बहुत करता है। समझिएगा, वह पढ़ता तो है लेकिन बात भी बहुत करता। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, रेखांकित शब्द लेकिन में दोस्तों कौन सा शब्द है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या संज्ञा है। देखिए आपको पता होना चाहिए लेकिन शब्द में क्या है दोस्तों, ये अव्यय है। क्या है, अव्यय है। दोस्तों वह पढ़ता है, बात भी बहुत करता। आपको पता है कि दो अलग अलग सेंटेंस हैं, ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंस है दोस्तों, और उनको लेकिन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों समुच्चय बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। देखिए जहाँ पे कोई वाक्य या वाक्यांश जोड़े आते हैं वो समुच्चय बोधक होते हैं, मगर दोस्तों समुच्चय बोधक किसके अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों आपको पता है अव्यय के अंतर्गत। तो अव्यय हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। दोस्तों तो देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों, क्या होता है, निपात हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। देखिए निपात होता क्या, किसी चीज पे बल देना। देखिए मैं कह सकता था रविवार है वह घर पर रहेगा, देखिए घर पर रहेगा कह सकता था, घर पर रहेगा, मगर दोस्तों जब उस पर कोई चीज प्रेशर दिया था ना, घर पर ही रहेगा, इसका मतलब घर से बाहर जाएगा ही नहीं, तो घर पर ही रहेगा दोस्तों। तो ये क्या होता है, किसी चीज पे निपात, तो ये निपात कहलाता है, किसी चीज पे बल देना। तो दोस्तों ये निपात हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, जो बाद में लगते हैं। उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। सर्वनाम आपको पता है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्या है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा। दोस्तों तो इसका पर्यायवाची कौन सा है, देखिए आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, व्योम आपको पता है बिल्कुल होगा, गगन होगा, नभ होगा, मगर रसाल दोस्तों किसका होता है, रसाल होता है आपके आम का पर्यायवाची। किसका होता है, आम का पर्यायवाची होता है रसाल, आम है ना, आम्र, ठीक। तो बिल्कुल अच्छा समझ जाइए, तो हमारा 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए संतोष महाधन है, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा, संतोष का विलोम शब्द आपको पता होगा असंतोष होता है। क्या होता है, देखिए रेखांकित शब्द क्या, संतोष, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा, तो असंतोष हो जाता है। क्या हो जाता है, असंतोष हो जाता है। चलिए अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, आपसे क्या पूछना चाह रहा है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही। देखिए युग्म मतलब जानते क्या होता है, जो मिलते जुलते हों, एक जैसे लगे मगर उनका अर्थ अलग हो, ठीक है। न्याय का न्याय, देखिए ये तो विलोम शब्द हो गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला विलोम शब्द हो गया भैया, आपको पता है कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। धरा का पृथ्वी दोस्तों ये देखिए पर्यायवाची होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मान का अपमान दोस्तों ये विलोम शब्द है, बिल्कुल। देखिए अचल और अचला बिल्कुल सही। देखिए अचल मीन्स होता जो चले नहीं, यानी पर्वत, अचला मीन्स होता पृथ्वी। देखिए दो शब्द जैसे शब्द, दो देखने में एक जैसे लगे परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो ना, बोलने में एक जैसे लगे, जैसे अचल अचला एक ही जैसे ना, जैसे हम देखो सखी और सखी है ना, और आपने देखा होगा अली और अली है ना, अंश अंश। दोस्तों ये सब क्या होते हैं, ये शब्द युग्म होते हैं जो देखने में एक जैसे होते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अचल मिस होता है दोस्तों चले नहीं यानी पर्वत, अचला मिस होता है पृथ्वी, ठीक है। चलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है दूसरों की बातों में दखल देने वाला। कहते नहीं दूसरे की बात में दखल दे रहा है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा,
बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप। यानी हस्तक्षेप कर रहे हैं हमारे मामले में, हस्तक्षेप दूरदर्शी, दूर देखने वाला, उपकारी उपकार करने वाला। ठीक है, तो आपको पता हस्तक्षेप क्या होता है, जो दूसरे के मामले में दखल देता, दूसरे के मामलों में टांग अड़ाने वाला हस्तक्षेप। ठीक है, अगला है मुंबई के निकट पूना है। देखिए मुंबई के निकट पूना है दोस्तों, तो के निकट शब्द में क्या है दोस्तों, आपको पता है कि हमने एक चीज आपको समझाया था, जब कभी दो संज्ञा संज्ञा को मिलाई जाए, या फिर सर्वनाम सर्वनाम को मिलाया जाए, या फिर सर्वनाम संज्ञा को, या फिर संज्ञा सर्वनाम को मिलाया जाए, वहां पर दोस्तों क्या होता है, संबंध बोधक। देखिए संबंध बोधक बिल्कुल सही। देखिए मुंबई क्या है, संज्ञा है, पूना क्या है, संज्ञा, दोनों को मिलाया जा रहा है किसके, के निकट के सहारे, तो ये संबंध बोधक हो जाता है। समुच्चय क्या होता है, मैंने बोला जहां पे दो शब्द मिलाए जाएंगे, जैसे आपसे कहा जाए कि वह सोता है, वह सोता है और गाता है ना, तो और गाता, देखिए वह सोता है एक सेंटेंस, और गाता है ये दूसरा सेंटेंस, उसको हमने और से मिला दिया। या फिर हमने कहा कि राधा आती है और सीता जाती है, तो दोस्तों राधा आती है एक सेंटेंस हो गया, सीता जाती है एक सेंटेंस, अगर दोनों को हम मिला देंगे, राधा जाती है और सीता आती है, दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, संबंध बोधक संज्ञा संज्ञा को मिलाता है, सर्वनाम सर्वनाम को, या फिर संज्ञा सर्वनाम को, या फिर सर्वनाम संज्ञा को, तो वो संबंध बोधक होता है। बिल्कुल सही, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्या है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं दोस्तों, के लिए, इसमें क्या होगा, के लिए दोस्तों आपको पता होगा कि के लिए में क्या होगा, तो बिल्कुल सही आपको पता है, ये क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए दोस्तों आपको पता है ये क्या है, कारक चिन्ह। तो दोस्तों परसर्ग बोलते हैं, कारक चिन्ह को भी हम परसर्ग बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हो सकता है दोस्तों यहाँ पे इस पे अंडरलाइन करके पूछ लेता तो कौन समास होगा, तो आप बताए थे द्वंद्व समास। क्या द्वंद्व समास ना, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता था। चलिए अगला देखते हैं मेरे साथियों, अगला है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है वचन की दृष्टि से, आपको पता है एक वचन बहुवचन होते हैं। देखिए लता लताएं बिल्कुल सही, घोड़ा का घोड़े बिल्कुल सही, किताब किताबें बिल्कुल सही, सखी का सखियां होता है दोस्तों। देखिए सखियां में दोस्तों खा में छोटी की मानता लगेगा, ना कि बड़ी की मानता, तो यही आपका गलत हो जाएगा सखियां दोस्तों, यही आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगला है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्म के अनुसार होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। देखिए कर्म, जैसे कि श्याम के द्वारा खाना खाया था दोस्तों, देखिए के द्वारा, देखिए जहां पे कारक चिन्ह लगा होगा ने को छोड़ के वहां लगभग दोस्तों आपका कर्मवाच्य होता है। ठीक है, भाववाच्य में दोस्तों हमेशा क्या होगा, निषेधात्मक होगा, यहाँ पे दोस्तों हमेशा क्या होगा, निषेधात्मक होता, और आपकी क्रिया एक वचन और दोस्तों पुरुषवाचक होती है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, 37 नंबर क्या है, 27 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से भविष्यत काल को पहचाने। देखिए भविष्य काल क्या होता है, गाय घास चरती है दोस्तों, ता है ती है ते, सामान्य वर्तमान हो गया। ठीक है, मोहन गया था दोस्तों, ये आपको पता है कि भूत हो गया। ठीक है, माँ बच्चों को पढ़ा रहे दोस्तों, आपको पता है ये वर्तमान में ही है दोस्तों, तात्कालिक वर्तमान। ठीक है, मगर कल मैं घूमने जाऊंगी, देखिए गागी के जाऊंगी, ये दोस्तों हो गया आपका भविष्य काल, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट माना जाएगा। चलिए अगला है कि मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तू का सही बहुवचन क्या होगा, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा, तो तुम लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम लोग, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता उसे हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। देखिए संयुक्त, सरल और मिश्रित, ये दोस्तों रचना के आधार पे आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे कि रचना के आधार पे शब्दों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो पता होना चाहिए 3 होती है। कौन कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछेगा अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पे आपको 8 बताने, ये भी आपके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो रचना के आधार पर दोस्तों जहां कहीं भी किंतु परंतु लेकिन और तथा एवं ऐसे सेंटेंस मिलेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए और सरल वाक्य में क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, ये भी कई बार पूछा गया कि एक उद्देश्य एक ही विधेय किसमें होता है, तो वो सरल वाक्य में होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। मिश्रित वाक्य में क्या होता है दोस्तों, जो कि जोड़े जाते हैं, 2 सेंटेंस जोड़े जाएंगे। ठीक, एक वाक्य होगा, एक उपवाक्य होगा, उस पर आश्रित होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि है कि, जो कि, अगर, यदि, तो ऐसे सेंटेंस आएंगे, या फिर दोस्तों मिलता है, जैसे इतना उतना जितना कितना, जैसे कि जो जितना पढ़ेगा उतना ही नंबर पाएगा, तो ऐसे सेंटेंस।
जो रेमी शब्द होते हैं तो वो मिश्रित में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए 30 नंबर क्या है, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर। दोस्तों ये किस प्रकार की क्रिया है, बच्चे खेल रहे हैं साथियों, तो आपको पता होगा ये विधान वाक्य। क्या है, विधान वाक्य पे। सड़क पर मत चलो दोस्तों, निषेध हो जाएगा ना, तुम जाओ ये आज्ञावाचक हो जाएगा ना, कहाँ जा रहे हो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाक्य देखिए, ये अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे हमने बताया था 8 होते, रचना के आधार पे कितने होते, 3 होते। ये भी कई बार पूछा गया, इनको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तुमको मुझे पढ़ना है, पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है। इसमें दोस्तों अशुद्ध अंश कौन सा, देखिए तुमको या मुझे या पढ़ाना या फिर है, इसमें अशुद्ध क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि तुमको है ना, तुमको मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो ये सेंटेंस ही गलत है दोस्तों, तुमको क्या है, गलत है ना, आपको मुझे पढ़ाना है ना, ऐसे हो जाना चाहिए था। चलिए अगला देखते हैं, मुझे बाहर जाना है, तो दोस्तों रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ठीक है, मुझे बाहर जाना है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, मुझे बाहर जाना है, तो आपको पता है इसमें कौन सा चिन्ह लगा है दोस्तों, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है, देखिए ये लगा है प्रश्नवाचक का। तो दोस्तों सॉरी पूर्ण विराम ना, प्रश्नवाचक सॉरी पूर्ण विराम। ठीक, तो देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक का ये हो जाता है दोस्तों। अल्प विराम का क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसे लग जाता है नीचे की तरफ। और लाघव दोस्तों आपको पता है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर, दोस्तों डॉक्टर के आगे ये डॉक्टर पूरा लिख के इस तरह लिखते हैं, ये दोस्तों क्या होता है, ये गुलंडास का ना, गोला सा जीरो जैसा, ये लाघव या फिर संक्षिप्त चिन्ह होता है। ठीक, जो कि किसी चीज को छोटा कर देता है। तो 3-4 चिन्ह और आपको पता, जैसे ये योजक होता है दोस्तों। ठीक है, और ये प्रश्नवाचक हो जाता है। ये दोस्तों आपका क्या होगा, ये पूर्ण विराम होगा, यानी कि पूर्ण विराम। और दोस्तों ये होता है अल्प विराम। और दोस्तों इसी के ऊपर अगर बिंदी लगा दे तो ये क्या होता है, अर्ध विराम। देखिए इसके ऊपर ऐसे बिंदी लगाया और इसके नीचे हमने ये कर दिया, ये अर्ध विराम हो गया। और दोस्तों एक आपको पता है, एक अनुपात की तरह होता है, अनुपात की तरह ये भी पूछा था, इसको हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण विराम या फिर उप विराम। तो याद रखें, जो दशमलव होता है, सॉरी जो आपका रेशियो होता है ये वाला है ना, इसको अपूर्ण विराम या फिर हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण विराम या फिर उप विराम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं ना, तो उसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो अधोरेखा कहते हैं। अधोरेखा, अधो मतलब नीचे और रेखा मतलब अधोरेख, यानी कि अधोरेखा चिन्ह बोलते हैं दोस्तों। जो हम देखिए जैसे लिखते हैं ना कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, तो रामचरित के नीचे हम क्या करते हैं, रामचरितमानस नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, वही क्या होता है, अधोरेख होता है। कोष्टक आपको पता है, कोष्टक ऐसे होता है ना, तिर्यक दोस्तों ऐसे होता है, तिर्यक प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता, तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल। अच्छा चलिए अगला है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी। उसने तो मेरी आंखें खोलना मतलब क्या होता है दोस्तों, कि भ्रम को दूर करना। आंखें खोलना मतलब क्या होता है, कि भ्रम को दूर रखना। मैं भ्रम में था और भ्रम से मेरी आंखें खुल गई ना, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, आगे आग लगने पर कुआं खोदना। देखिए आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब आग लगना तभी उसके बुझाने का प्रयत्न करना, यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना दोस्तों, यानी संकट आने पर ही बचाव के लिए काम करना दोस्तों। यही क्या होगा कि आग लगने पर कुआं खोदना। चलिए अगला है कि पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान दोस्तों, पृथ्वी ग्रह तारे कहाँ होते हैं, तो ये चीज आपको पता, समुद्र में होंगे नहीं, धरती पर होंगे नहीं, विश्व में होंगे, कहाँ पे होते हैं, अंतरिक्ष पर। कहाँ पर दोस्तों, तो अंतरिक्ष पर पृथ्वी होगा, ग्रह होंगे, तारे होंगे, सभी प्रकार की चीजें होंगी, उसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका भैया, कि निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। जो समानार्थी यानी पर्यायवाची चिन्ह को हमें बताना है, तो भैया बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, पार्वती को हम महेश्वरी बोलते हैं, गौरा बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही। देखिए व्यवहारिक अव्यवहारिक, देखिए विलोम शब्द हो गया, शेर का शेरनी ये दोस्तों स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, लिंग परिवर्तन हो गया, लड़का का लड़के दोस्तों देखिए हमने बहुवचन बना दिया। दोस्तों बिल्कुल सही आपका पार्वती का महेश्वरी। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, आपको पता होगा। पूर्वी हिंदी हमने बताया था ABC, क्या ABC याद रख लेना, ये होगा पूर्वी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, देखिए अवधी ये अवघी लिखा है तो अवधी ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये है, तो जयपुरी दोस्तों यही आपका अलग हो जाएगा। और ये राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी बोली है, जो कि जयपुर में बोली जाने का इसका नाम जयपुरी है। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थानी यानी कि ढूंढाड़ी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, जयपुरी हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन। 38 का सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूर्वी राजस्थानी ना होकर दोस्तों, सॉरी पूर्वी हिंदी का ना होकर के ये क्या है, राजस्थानी हिंदी है। ठीक है, राजस्थानी, देखिए राजस्थानी में क्या आता है, मेवाती, मारवाड़ी, है ना, मालवी और दोस्तों जयपुरी, 4 आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि हिंदी भाषा राज्य किस अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता। दोस्तों आपको पता है कि हिंदी भाषा 10 राज्यों में बोला जाता है, तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में मराठी बोले जाते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए बिहार हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा के बाद राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के बाद आपको पता है छत्तीसगढ़ हो गया, है ना। और दोस्तों झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक दिल्ली हो जाएगा। देखिए 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यानी 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। चलिए, तो महाराष्ट्र में नहीं बोले। अगला है रामचरितमानस का रचयिता कौन है, तो आपको पता है रामचरितमानस दोस्तों तुलसीदास जी ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है, तो अवधी भाषा में। किसमें लिखा है, अवधी भाषा में दोस्तों रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है रामचरितमानस। इसमें पूछें कितने कांड है दोस्तों, तो 7 कांड हैं। सबसे बड़ा कांड कौन सा है साथियों, तो बाल कांड। और सबसे छोटा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड। और सबसे चर्चित कांड कौन सा है, सुंदर कांड, ठीक है। ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अगला है कि अंग्रेजी का अनुवाद लिखिए दोस्तों, है ना। क्या है दोस्तों, डिसेस्टर इज इन्वायरमेंटल इज द बिगेस्ट टू द, है ना, इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा 41 का, तो दोस्तों इसको आपको बताना है कि प्रदूषण से बचना चाहिए या फिर पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, या फिर ध्वनि प्रदूषण हमारी समस्या, या फिर प्रदूषण एक समस्या है साथियों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। सही अनुवाद क्या होगा, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। इसका सही अनुवाद क्या होगा, तो दोस्तों आपको बताना चाहिए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ दोस्तों, ठीक है। यानी फाउंडेशन मतलब न्यू दोस्तों, एजुकेशन। देखिए इसको अगर आप मिला के आराम से करेंगे ना फिर भी सही हो जाएगा, तो एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि देखिए ये कहा गया है कि गद्यांश को पढ़ के देना है। वैसे भी दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन से भाग है दोस्तों, ये देखिए ये आपका बताया गया है। तो इसका देखिए ये आपका बताया गया, इसको पढ़ना है, ठीक। 4 भागों में ये आपका क्या है, गद्यांश है। देखिए आपको दिखा दें, ये गद्यांश 4 भागों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये देखिए फिर ये आपको गद्यांश पढ़ना है कि भक्ति काल के, है ना, कौन से नहीं जाना जाता है। देखिए और अगला है भक्ति काल के कृष्णोपासक सूरदास जी के सूर सहारावली साहित्य लहरी, है ना, ये इनकी रचनाएं हैं। अनमोल खजाना, इसको आप पढ़िएगा आराम आराम से, ठीक। इन्होंने कौन कौन से, देखिए इसका सीधा क्वेश्चन करते हैं। पहला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, दोस्तों अभी हमने बताया है, अभी हमने इससे पढ़ा है कि 4 भागों में बांटा गया है। देखिए ये देखिए यही आपको उस गद्यांश मिला है, एक गद्यांश था, इसको हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा, कौन कौन से, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो दोस्तों देख सकते हैं 4 भागों में ना, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 43 का बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 44 क्वेश्चन कि सूरदास जी कौन से काल के संत थे। तो देखिए आपको जाना है सीधा, देखिए इसको आप ऐसे बता सकते हैं भक्ति काल के, ठीक, भक्ति काल के ही तो थे, है ना। सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण काव्य के ही संत थे, मगर साथियों आपको उसमें छांट के बनाना है, ठीक है। तो उसमें भी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं में से सूरदास जी की नहीं है दोस्तों, तो अब अभी बताया गया है कि सूर सहारावली साहित्य, है ना, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये तीनों सूरदास के हैं। और साखी शपथ रामायण दोस्तों ये तुलसीदास की थी ना। तो आपको ये देखिए ये आपको उसमें मिल जाएगा, मगर दोस्तों उसको देखने का मैं आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सूरदास का जीवनी हमको पता है, तो उसी से हमने बता दिया ना। वैसे आपको गद्यांश उसको एक बार पढ़ना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो ये भी आसान था एकदम। अगला है सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया गया दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उनके रसों में कौन सा रस नहीं है, तो भयानक रस नहीं, जिसके इसका हम आपको दिखा भी देते हैं कि सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया गया है साथियों। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये सूरदास के बारे में बताया गया है। देखिए उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों के भाव प्राप्त होते हैं, मतलब ये 3 रस उनके पाए गए हैं। भयानक रस का कहीं भी वर्णन नहीं मिला है दोस्तों। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कि भयानक रस इनमें नहीं पाया गया ना। श्रृंगार, वात्सल्य और शांत ये तीनों पाए गए, भयानक नहीं पाया गया। अगला है आधे अधूरे किस विधा पे आधारित दोस्तों, आधे अधूरे किसकी है, मोहन राकेश की रचना है दोस्तों। तो किस विधा पे है, तो नाटक है, ये क्या है, नाटक है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जयद्रथ वध। देखिए जयद्रथ वध बहुत प्रसिद्ध रचना है, किसकी है साथियों, तो आपको पता होगा मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। और इनकी दोस्तों आपको पता होगा एक है साकेत, भी इन्हीं की है। क्या है, साकेत रचना, भारत भारती सभी की सभी दोस्तों इन्हीं की हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे रखना है। देखिए यामा दोस्तों महादेवी वर्मा के, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आधुनिक युग की मीरा बोलते हैं। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद की आपको पता होगा तितली इरावती है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। छायावादी रचनाकार कौन है, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन लगा लीजिएगा, मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत या फिर त्रिलोचन शास्त्री। तो मेरे साथियों आपको सही पता होगा कि सुमित्रानंदन पंत दोस्तों ये छायावादी है। छायावाद के 4 स्तंभ थे, है ना, पंत निराला, है ना,
इस तरह दोस्तों देवी और वर्मा ना, ये सभी 4 स्तंभ थे, तो उनमें सुमित्रानंदन पंत भी आ जाती हैं। चलिए अगला है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया दोस्तों। तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया दोस्तों, ये तो देखिए इसमें दोस्तों ये फ्री का नंबर है, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया कि हिंदी कालखंड को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। ठीक है, आपको पता होगा आधुनिक, ठीक है, तो दोस्तों भक्ति काल है ना, रीत काल और दोस्तों आधुनिक काल, आदि काल ना, ये 4 भाग हो जाते हैं। तो ये देखिए आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं और कितने गलत किए। और एक बार आपको बता दें, दोबारा जाइए आप हमारे प्ले लिस्ट पर, आपको साथियों प्ले लिस्ट मिलेगा। और देखिए ये वाला है ना, UPSSC रिवीजन, क्विक रिवीजन दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ जाकर के आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल भी करवाया है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और यूपी स्पेशल दोस्तों करंट अफेयर मिल जाएगा, उसके अलावा पेड क्लासें भी मिल जाएंगी। और ये वाला दोस्तों आपको समझ सकते हैं, ये आपके लिए हिंदी है। जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत, तो यहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और इसकी अगली क्लास आनी चाहिए या नहीं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।